अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उस होटल की दाहिनी सिमत जो सतून नजर आ रहे थे, उनसे घोड़े वगैरह आराम से बंधे हुए थे। हारून उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। एक वसी व हरीस हाल था जिसका सामने का हिस्सा खुला हुआ था और हाल में एक सिमत बूढ़ा सा आदमी ऊँग रहा था। हारून वहां पहुंच गया और बूढ़े ने चौंक कर उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर खुश अखलाकी की मुस्कुराहट फैल गई। आओ शेरदिल, आओ दिलेर, मुसाफिर मालूम होते हो, यकीनन तुम्हें क़याम की जगह दरकार होगी। हारून के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अगर तुम एक समझदार इंसान हो तो ये बताओ मुआवजा क्या होगा? बहुत ज्यादा नहीं, 1 मिनट, हारून ने कहा और अपने साथ लाए हुए चर्मी थैले से चमड़े की वो टिक्कियां निकालकर सामने रखी। बूढ़े ने उन टिक्कियों को देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बड़े मालक, शेर दिल जवान, तुम तो कोई बहुत बड़े आदमी मालूम होते हो। अगर तुम यहाँ एक चांद से दूसरे चांद तक का क़याम करो तो उसके लिए 2 टिक्कियां काफी होंगी। उसने चमड़े की टिक्कियों की जानब लालच भरे अंदाज में हाथ बढ़ाया तो हारून ने उस सारी टिक्कियों पर हाथ रख दिया और बूढ़ा एकदम चौंक पड़ा। फिर न्याजमंदी से हंसने लगा। हारून ने कहा, और खाने पीने का खर्च क्या होगा? यानी एक चांद से दूसरे चांद तक कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, ऐशते रहो। मजीद 2 टिक्कियां और दे देना, तुम्हारी खिदमतकारी के लिए सब कुछ हाजिर हो जाएगा। हारून ने 4 टिक्कियां बूढ़े की तरफ बढ़ा दी और बूढ़े ने उसे इस तरह लपक लिया जैसे वो बहुत बड़ा अजीम खजाना हो। बाकी टिक्कियों को हारून ने एहतियात से अपने पास रख लिया। बूढ़ा पुरहवस निगाहों से हारून के हाथ में मौजूद थैले को देख रहा था और उसके बाद उसने कहा, तुम्हारा सामान शेरदिल बाहर मेरे घोड़े के पास है। आहा, यकीनन तुम्हारे घोड़े को भी खिदमत दरकार होगी। मैं उसके लिए एक ऐसे मजबूत जवान को मुकर्रर कर दूंगा जो उसकी मालिश भी करेगा और उसके क़यामत आम का इंतजाम भी करेगा। बस 1 टिकिया और। हारून ने हंसते हुए एक चिमड़े की टिकिया उसकी जानब और बढ़ा दी। वो दिल में सोच रहा था कि ये भी तकदीर की रहनुमाई है कि उसे यहाँ मकामी करेंसी मिल गई, वरना ये सारी इज्जत लम्हों में खाक में मिल जाती। बहरहाल ये अलग अलग बात है कि चमड़े की उन टिकियों की तैयारी किस तरह होती होगी, लेकिन उनकी हैसियत का हारून को अंदाजा हो गया था। बूढ़ा आदमी उसे एक कमरे तक ले आया। एक शख्स ने बूढ़े के हुक्म के मुताबिक हारून का सारा सामान यहाँ कमरे में मुंतकिल कर दिया। खासा वसीओ अरीज कमरा था जो ऊपर की मंजिल में था। वसीओ अरीज और उसकी अकब में एक खिड़की भी बनी हुई थी। बहुत उमदा जगह थी। बहरहाल बूढ़ा बहुत बेनियाजमंद नजर आ रहा था और उसने हर तरह की आसानियां फराहम करने की बात की थी। फिर उसने कहा, और मुअज़्ज़ज़ मुसाफिर, अगर आप बस्ती की सैर करना चाहें और इसके माहौल का जायजा लेना चाहें तो मैं आपको एक बहुत ही होशमंद शख्स मुहैया कर सकता हूँ। हाँ जरूर, उसके लिए मुझे क्या देना होगा? बूढ़ा दांत निकालकर हाथ मलने लगा और बोला, अगर बुरा ना माने तो सिर्फ 1 टिकिया और। हाँ, लेकिन उसका मुआवजा बाद में मैं दूंगा। जरूर, आदमी की जुबान ही काफी होती है। मैं बहुत जल्द उसे आपके पास भेज दूंगा। बूढ़े ने कहा, खाने पीने की चीजें भी बहुत अच्छी थीं। हारून सोचने लगा कि अब तक जो हंगामा आराई हुई है, जिस तरह प्रोफेसर अहमद, प्रोफेसर गाजी और नौरोज वगैरह की रहनुमाई में एक मुंतहाई मुश्किल और तकलीफदा सफर तय किया गया, उसके बाद ये पुरसकून माहौल, ये हसीन बस्ती, इसके कुर्बो जवार में फैले हुए मरगजार ज्यादा दिलकश और अच्छे हैं और यहाँ एक तवील वक्त गुजारा जा सकता है। अपने कमरे में पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने लिबास में तब्दीलियां पैदा की। उस क़याम के लिए उसे जरा दूसरों का सहारा भी लेना था। जो एक शख्स उसकी रहनुमाई के लिए मुंतखब किया जाएगा और जिसे महज़ब दुनिया में गाइड कहा जा सकता है, उसके लिए यकीनी तौर पर मुआवन होगा और पहले वो उससे तमाम तफसीलात मालूम करेगा। लेकिन बहरहाल उस दरवाजे का हर उसे बेशक मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ वो ज्यादा पुरसकून था और खुद को मुतमिन महसूस कर रहा था। फिर दूसरे शख्स उसके कमरे में दाखिल हुआ और वो गठे हुए बदन का एक
किसी कदर पिस्ता कद आदमी था, चेहरे से किसी कदर बेवकूफ लगता था। अंदर आकर उसने जमीन को छू छू कर 3 मरतबा सलाम किया और कहने लगा, अजीम आका, मेरा नाम शगा है और मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग ने मुझे नीताकिया में आपकी रहनुमाई के लिए भेजा है। हारून के जहन में एक छनाका सा हुआ। नीताकिया का लफ्ज उसने पहले भी सुना था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद उसे याद नहीं आया कि ये नाम उसने कहाँ सुना था। बहरहाल वो कहने लगा, शगा बैठो, मुझे तुमसे बहुत से काम हैं। अजीम आका, शगा के बारे में आप ये समझ लीजिए कि लोग उसे हर मुश्किल का हल कहते हैं। आपके लिए भी शगा ऐसा ही साबित होगा। इस आबादी का नाम नीताकिया है। हाँ अजीम आका, आप कहीं बहुत दूर से आए मालूम होते हैं। आपका लिबास भी यही बताता है। हाँ, हमारी बस्ती, हमारा कबीला यहाँ से बहुत फासले पर है। मैं सब रास्ता भटक कर इस तरफ आ गया हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, नीताकिया में आपका बहुत अच्छा इस्तकबाल होगा और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे यहाँ का लिबास भी दरकार होगा। बाजार खुले पड़े हैं, मैं आपको वैसे बहुत से लिबास मुहैया कर दूंगा। वाह, फिर तो तुम सबसे पहला काम यही करो कि मेरे लिए चंद मकामी लिबास ले आओ। ठीक है अजीम आका, शगा आपकी पहली खिदमत बड़ी खुशी से सर अंजाम देगा। ये कहकर शगा ने गर्दन झुकाई। यहाँ भी हारून ने जरा जहानत से काम लिया। उसने 2 टिकियां निकाली और उसके हवाले करते हुए बोला, ये रकम कितनी है? बहुत है अजीम आका, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उसमें तो आपके लिए 4-5 लिबास आ जाएंगे। हारून ने एक गहरी सांस ली। बूढ़ा चलाक उससे होटल में 1 महीने का मुआवजा, 2 टिकियां, खाने पीने की कीमत 2 टिकियां और घोड़े की देखभाल के लिए 1 टिकिया वसूल की थी, जबकि शगा कहता था कि बहरहाल शगा चला गया। वाकई ये काम का आदमी था और हारून ये सोच रहा था कि इन टिकियों को सबसे ज्यादा हिफाजत से रखना है, क्योंकि यही यहाँ इसकी बेहतरीन जिंदगी की जमानत है। वैसे इस बात की खुशी थी कि इस नई कायनात का माहौल उसकी अपनी दुनिया से मिलता जुलता था। फिर उसने शगा का लाया हुआ लिबास जेबे तन किया और शगा से कहा, आओ नीताकिया की सैर करें। अजीम आका से मैं भी यही कहना चाहता था कि बाहर आकर हारून ने अपने घोड़े की जानब हाथ बढ़ाया तो शगा कहने लगा, इसकी तो जरूरत नहीं होगी, बस्ती बहुत ज्यादा वसी नहीं है और फिर अगर बस्ती का जायजा लेना है तो इसके लिए पैदल चलना ही मुनासिब होगा। हारून शगा की रहनुमाई में नीताकिया के बाजार में निकल आया। यहाँ दाखिल होते ही उसे कल्बी सुकून का एहसास हुआ और यूं लगा था जैसे ये माहौल उसके लिए बहुत ही पसंदीदा और साजगार हो। यहाँ ना वहशत खेजी थी और ना इस तरह के खूनी मामलात। अच्छा माहौल था, लोग मुतमिन और मसरूर नजर आ रहे थे। जगह जगह खेल तमाशे हो रहे थे। उसने 2-3 जगह रुककर वहां के माहौल का जायजा लिया। फिर वो शगा के साथ एक बड़े चौक के सामने से गुजर रहा था कि एक चबूतरे पर उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया। उसका लिबास बुरी तरह बोसीदा था, बाल बिखरे हुए थे, बदन खासा लंबा चौड़ा था, लेकिन चेहरे से मफलूकल हाल नजर आता था। चबूतरे पर खड़े होकर उसने दोनों हाथ बुलंद किए और भारी लहजे में आवाज लगाई, नीताकिया के अहम को मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ काम की बातें बताना चाहता हूँ, आ जाओ आ जाओ। बहुत से लोग उसके गिर्द जमा हो गए तो उसने कहा, सुनो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको मजाक मत समझना। मैं तकदीरगर हूँ, मैं तुम्हें वो कुछ देने आया हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नीताकिया वालों, क्या तुम काली टिकियां लेना पसंद करोगे कि उनका बिस्तर बनाकर उन पर सो जाओ? इतने काले सिक्के तुम्हें दरकार हैं कि तुम उन पर अपना बिस्तर बिछा लो। ऐ लोगो, क्या तुम पीली धात के कपड़ों से बने हुए थान हासिल करना पसंद करोगे? क्या तुम चमकदार पत्थरों से जिनसे घर रोशन हो जाते हैं उनके अंबार हासिल करना पसंद करोगे? क्या तुम इतना कुछ हासिल कर लोगे कि तुम्हारे कबीले की सारी औरतें पीली धात के तारों से अपना लिबास बना लें? अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए तो मेरा साथ दो, जो कुछ मैं कहूँ वो करो। आओ, मैं तुम्हें इस कायनात की बहुत बड़ी दौलत बख्शने के लिए तैयार हूँ। इतनी बड़ी दौलत कि जिसे भी वो दौलत हासिल हो जाए वो अपने आप को सब का हुक्मरान कह सकता है। मेरी बात सुन रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और उस मदद के बदले में तुम्हें यही सब कुछ दूंगा जो मैंने तुमसे कहा है, और ये इतना कुछ होगा कि तुम अपनी बस्ती को शानदार बना सकते हो। क्या समझे? लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में बूढ़े के गिर्द जमा होते जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा,
बहुत उम्दा बुजुर्ग आदमी, वैसे अगर तुम इस दौलत का थोड़ा सा हिस्सा अपने लिबास पर भी खर्च कर देते तो क्या होता? कम से कम आदमी तो नजर आते। मजाक उड़ाने वाले ने जुमला चुस्त किया और चारों तरफ कह के उबलने लगे। हारून गौर से उस शख्स को देख रहा था। उसका साथी शगा भी हंसने लगा और उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, यह गर्म मौसम है और गर्म मौसम में इस तरह के लोग जगह जगह नजर आ जाते हैं जो ऐसी ही लंबी चौड़ी कहानियां सुनाते हैं और उसके बाद सर खुजाते हुए चले जाते हैं। वो शख्स कितना सही बात कह रहा है कि जिस दौलत का हवाला ये शख्स दे रहा है, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने लिबास पर खर्च कर देता तो पागल ना मालूम होता। और उसका मतलब साफ है। हारून ने शगा की बात पर तवज्जो नहीं दी और उस बूढ़े शख्स को गौर से देखने लगा जिसके चेहरे पर बेबसी की लकीरें दर्ज थी। फिर उसके अंदाज में एक थकन सी महसूस हुई और उसने टूटी हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं अगर चाहता तो इस दौलत का कोई हिस्सा अपने लिबास और अपनी शान पर खर्च कर सकता था, लेकिन नताकिया वालों, मुर्दे अपने बेकफन वजूद को नहीं सजाते। मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक रूह हूँ, एक फरियादी की रूह। लेकिन जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, मेरी बात मान लो, वो गलत नहीं है। मैं वाकई तुम्हें काली टिकियों के अंबार दे सकता हूँ, इतना अंबार दे सकता हूँ कि तुम उनसे मकानात तमीर कर लो और वो खत्म ना होंगे। इनके इवज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। इससे पहले अगर तुम हमारी मदद करो तो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम तुम उन काली टिकियों के अंबार की थोड़ी सी झलक तो दिखा दो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। चलो भाई चलो, बेचारा दिमागी तवाज़ुन खो चुका है, कोई हादसा हुआ है इसके साथ, चलो। और लोग आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होने लगे। शगा ने कहा, आओ, ऐसे तमाशे तुम्हें जगह जगह नजर आएंगे। शेर दिल सरदार आ जाओ, सुनो तो सही, इसकी बात तो सुनो। वो कहना क्या चाहता है, किस किस्म की मदद चाहता है, ये कम से कम मालूम तो होना चाहिए। हारून ने कहा, लेकिन इससे पहले कि वो लोग बूढ़े के करीब पहुंचते, अचानक फिजा में फायरिंग की आवाज गूंज उठी। गोलियों की आवाज ना जाने कहां से आ रही थी। लोग एकदम से चौंक कर रुक गए और फिर भगदड़ मच गई। बहुत सी चीखें फिजा में गूंजी और हारून ने हैरत से शगा को देखा और बोला, ये क्या है? यूं लगता है जैसे कुछ लोगों ने यहाँ हमला कर दिया हो। शगा के चेहरे पर भी खौफ के आसार नजर आ रहे थे। फिर उसने खौफजदा लहजे में कहा, जराफे जराफे जराफे। बच जाने वाले 3 घोड़सवार बाकी रफ्तारी से अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर कहीं भी जरा भी ठोकर लगती तो वह चूर चूर हो जाते, लेकिन मजबूत और तवाना घोड़े थे और सवार भी जबरदस्त शाह सवार मालूम होते थे। वो घोड़ों की पुश्त पर मजबूत जमे हुए थे और यूं लग रहा था जैसे घोड़ों की पुश्त का एक हिस्सा हो। वो उस अजीमो शान पहाड़ी सिलसिले की जानब दौड़ रहे थे जिसमें जगह जगह रखने नजर आ रहे थे। उधर एक अजीमो शान दर्रा नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो दर्रे में दाखिल हो गए। दर्रा बहुत तंग था और पहाड़ों के दरमियान ना जाने कितनी दूर तक चला गया था, लेकिन ये इलाका पहाड़ी दुनिया का हैरत अंगेज इलाका कहा जा सकता था, क्योंकि खुले दर्रे का इख्तिताम एक अजीमो शान सुरंग पर हुआ था। सुरंग इतनी वसी और अरीज थी कि बयान से बाहर है। वो लोग घोड़ों समेत सुरंग में दाखिल हो गए और उस सुरंग में भी उन्होंने खासा फासला तय किया और फिर वो दूसरी तरफ निकल आए थे। बहुत ही अजीबो गरीब इलाका था। ताहद्दे नजर स्याह रंग की चट्टानें बिखरी हुई थी और उन चट्टानों में जगह जगह गार के धाने नजर आ रहे थे। चारों तरफ पहाड़ी दीवारें थी। ये चट्टानें उन दीवारों के बीच में थी। एक बहुत ही बड़ी चट्टान पर खड़े होकर उनमें से एक शख्स ने अपने लिबास में लटका हुआ एक बड़ा सा करना हाथ में लिया और उसे मुंह से लगाकर फूंकने लगा। करने की मुकर्रा आवाज पहाड़ी चट्टानों से टकराई और लोग इस तरफ से उन्होंने इस आवाज को उगलना शुरू कर दिया। पूरी वादी लड़ने लगी थी। फिर एक एक गार के दहाने से एक शख्स बाहर निकला। ये भी उन्हीं जैसा लिबास पहने हुए था। यहाँ तक कि दूसरे गारों के दहानों से भी लोग निकल आए और उनकी तादाद बढ़ती चली गई। वो इस सवार को देख रहे थे जिसने करना फूंका था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके कदम आगे बढ़ने लगे। कुछ लम्हों के बाद उन अफराद के गिर्द आ खड़े हुए जो खामोशी से खड़े हुए करना फूंकने वाले को देख रहे थे। वो सब आगे बढ़े और उसके बाद दफतन ही एक आवाज उभरी। इस बार उन्होंने पलट कर देखा तो एक और शख्स उन्हें नजर आया। ये एक इंतहाई हैबतनाक शख्स था। उसने किसी जानवर की खाल के टुकड़ों को जोड़कर एक अजीबोगरीब लिबास बनाया था और इस लिबास में वो बहुत ही पुरइसरार और भयानक नजर आ रहा था। वो सब रुख कर बदल कर खड़े हो गए। गार से निकलने वाला, जिसका कदो कामत भी बहुत ज्यादा था,
पुरवकार अंदाज में चलता हुआ एक पत्थर के करीब पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक ने कहा, मुकद्दस डिंगोन की खिदमत में सलाम। क्या मुसीबत नावल हुई है तुम पर, और कौन हो तुम? मुकद्दस डिंगोन, हम मुहाफिज टोलों में से हैं। हमारी तादाद पहले 8 थी, लेकिन अब हम 3 रह गए हैं। मुकद्दस डांगून, हम पर वाकई मुसीबत टूट पड़ी। हमारे 5 साथी हलाक हो गए हैं और उनकी लाशें पहाड़ों में पड़ी हैं। ओहो, अठ काटू लारकुबैका की तलाश में गया था। क्या तुम वही हो? हाँ मुकद्दस डांगून, हम वही हैं। तो 8 में से 3 कैसे रह गए? वही हम बताना चाहते हैं मुकद्दस डांगून, हमारे 5 साथी हलाक हो गए। उनकी लाशें पहाड़ों में पड़ी हैं। हमने दिन रात की तलाश के बाद बीका को पा लिया था। इस वक्त वो एक पहाड़ी सिलसिले के दामन में आराम कर रही थी और उसका घोड़ा उसके नजदीक मौजूद था। अजीम डांगून जानता है कि रेबिका शैतान ज़ादी है। हमने सबसे पहले उसके घोड़े को गोली मार दी ताकि वो फरार होने में कामयाब ना हो सके, क्योंकि इससे पहले कई बार वो इसी अंदाज में निकल चुकी है। घोड़े को हलाक करने के बाद हम रेबिका पर हमला आवर हो गए, लेकिन वो खतरनाक लड़की उस वक्त तक मुकाबला करती रही जब तक उसके पास असला मौजूद रहा। हम लोग बड़ी मुश्किल से उनकी गोलियों से बचते और वो खुद भी गोलियां चलाते रहे, लेकिन आखिरकार वहां से भाग निकली और हमने उसे दौड़ती हुई रेबिका पर गोलियों की बारिश कर दी, जिससे उसकी दोनों टांगे नाकारा हो गईं। वो गिर पड़ी। हमने ये समझ लिया था कि अब हमने रेबिका पर काबू पा लिया, लेकिन न जाने कहां से वो शैतान उस तरफ आ निकला। वो एक अजनबी लिबास में मलबूस था और उसने हमसे मुकाबला किया। अजीम डांगून वो बहुत ही बड़ा जनूनी शख्स था। उसने लम्हों में हमारे 5 साथी हलाक कर दिए और इसमें कोई शक नहीं कि हम उससे मुकाबला करते तो हमारी जिंदगी भी मुमकिन नहीं थी। चुनांचे हमने राह फरार इख्तियार की और रेबिका डांगून की गुर्राई हुई आवाज में पूछा, अजीम आका, अजीम मालिक, रेबिका यकीनन अब उसी शख्स के साथ होगी, और वो इंसान नहीं, एक बेहानत मौत था। मौत और सिर्फ मौत, क्योंकि उसके आगे हमारी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई थी। वो तो यूं लगता था जैसे आसमान से उतरा हुआ कोई देवता है जो मुकाबला नहीं जिसका हम कर सकते। सामने खड़े हुए भयानक शख्स का चेहरा कुछ और भयानक हो गया। उसने तंजिया लहजे में कहा, वाह, क्या तारीफ कर रहे हो तुम लोग। उसकी बहुत अकीदत हो गई है तुम्हें। उसे कितने अफसोस की बात है कि हम एक अजीम मिशन लेकर यहाँ काम कर रहे हैं और तुम उन दुश्मनों की तारीफ कर रहे हो जो हमारे इस मिशन को नाकाम बनाना चाहते हैं। एक आदमी और सिर्फ एक आदमी, और तुम 8 थे। तुम 8 उस एक आदमी पर काबू नहीं पा सके। हालांकि तुम्हें अक्लमंदी का काम करना चाहिए था। तुमने हमसे ये वादा किया था कि इस अजीम मिशन के लिए तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर दोगे। अफसोस की बात है कि एक आदमी के हाथों 5 आदमियों को खोकर और हमारे बदतरीन दुश्मन को पाने के बावजूद तुम खामोशी से चले आए हो। शर्म और अफसोस की बात है। हकीकत ये है अजीम आका कि हम बदहवास हो गए थे। 5 साथियों की मौत ने हमारे हवास छीन लिए थे और हम तुझे इतला देने के लिए दौड़े चले आए। तुम्हें ये अंदाजा हो सका कि उसका ताल्लुक कौन से कबीले से है? डांगून ने सवाल किया। उसका लिबास बिल्कुल अजनबी था और नक्शो निगार से भी वो मकामी नहीं मालूम होता था। वो गीस्तियो डांगून के मुंह से बेइख्तियार निकला, लेकिन वो लोग उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाए थे। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद डांगून ने कहा, हमारी जिंदगी का दारोमदार इस बात पर है कि रेबिका हमारे कब्जे में आ जाए और वो दुश्मनों का आलाकार ना बनने पाए। अगर वो अपनी दास्तानें लेकर दूसरे कबीले के दरमियान पहुंच गई तो यूं समझ लो हमारी जिंदगियां मुश्किल हो जाएंगी। सुनो, बात यहीं खत्म नहीं होती। जाओ, अब उन दोनों को तलाश करो। रेबिका को अगर ऐसे तेज तरार शख्स का सहारा हासिल हो गया जो इस तरह ये सब कुछ कर सकता है तो ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और ज्यादा आसानी से सारे काम करेगी। जाओ, और उसके बाद जिस तरफ से आए थे उसी तरफ वापस चल पड़े। लेकिन बाकी अफराद भी अपने घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े थे। डांगून ने उन्हें यही हुक्म दिया था। बहरहाल वो तीनों खास तौर से मुतासर हो रहे थे और इनमें से एक ने कहा, वाकई डांगून ठीक कहता है, उसने हम पर रहम किया। वो अपनी फितरत बदल रहा है, वरना नाकाम आने वालों को वो जिंदा कब छोड़ता है। अब ये बताओ हमें क्या करना चाहिए। जिस इलाके में हमारी मुलाकात उनसे हुई थी और जहां हमारे 5 साथी मौत की आगोश हो गए थे, उसके करीब 3 बस्ती निताकिया है। अगर उन्होंने निताकिया का रुख किया है, इसका मतलब है हमें रेबिका और उस खतरनाक साथी निताकिया ही में मिलेंगे। और तो फिर क्या, हमें निताकिया चलना चाहिए। हाँ, लेकिन एक एक करके। जाहिर है अगर हम साथ जाएंगे
तो किसी भी चूहेदान में फंस जाएंगे। अलग अलग होंगे तो कम से कम एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं। ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक। हमें मुश्तरका तौर पर किसी की निगाहों में नहीं आना चाहिए। तो फिर ठीक है, आओ चलो पहले जरा निकातिया का जायजा दूर से लेते हैं। और उन्होंने अपने घोड़े बरक रफ्तारी से दौड़ाना शुरू कर दिए। वो तवील तरीन फासला तय करके आखिरकार वहां पहुंच गए और एक बार फिर उन्होंने अपने साथियों की लाशों को देखा। मुर्दाखोर जानवर उन लाशों से लिपट गए थे। उनके दिल खौफ से लरजने लगे। अगर ये भी उस खूनी शख्स के शिकार हो गए थे तो इस वक्त उनकी आंतें और उजड़ियां जमीन पर पड़ी होती और मुर्दाखोर गिद्ध उन्हें खा रहे होते। बहरहाल उन्हें नजरअंदाज करके उन्होंने एक मुनासिब रास्ता इख्तियार किया और अपने घोड़ों पर चढ़ाने लगे। पहाड़ों पर ऐसे रास्ते मौजूद थे जिनसे उन बुलंदियों पर चढ़ा जा सके। मकामी आबादी के लोग अक्सर उन आबादियों पर सैर व सियाहत के लिए आ जाया करते थे और यहाँ से दूर दूर तक के मनाजर से लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। छोटे छोटे पत्थरों को चुनकर ऐसी जगह बना दी गई थी जिन्हें धूप से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सके और वहां बैठकर वादी के अतराफ के मनाजर से लुत्फ अंदाज हुआ जा सके। घोड़े उसी जानब जा रहे थे और काफी देर के बाद वो बुलंदी पर पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने एक मुनासिब सी जगह का इंतखाब करके घोड़ों की पुश्त छोड़ दी और उन्हें वहीं खड़े रहने दिया और खुद उन आबादियों का जायजा लेने के लिए एक आड़ में बैठ गए। एक बात और भी जहन में आती है, क्या अगर उन लोगों ने निताकिया का रुख नहीं किया होगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अमकान तो इसी बात का ही है, लेकिन वो चालाक लड़की हो सकता है कि आबादियों को नजरअंदाज करे, क्योंकि वो पहले भी ऐसा ही करती रही है। बहरहाल कुछ भी है, हमें हर कीमत पर उन्हें तलाश करना चाहिए। अगर निताकिया में दाखिल हुए हैं तो किसी न किसी तरह हमें मालूम हो ही जाएगा, लेकिन अगर वो इधर नहीं आए तो हम उन्हें दूसरी जगहों पर तलाश करेंगे। अगर वो हमें मिल गए तो हमारी जिंदगियां बन जाएंगी, वरना फिर डिंगोन को इसके बारे में इत्तला देंगे। डिंगोन, क्या तुम ये महसूस नहीं कर रहे हो कि पिछले कुछ अरसे से डेंगून ने फितरत में तब्दीलियां पैदा की हैं, जबकि पहले तो वो एक खूनख्वार वहशी था। जिंदगी और मौत की उसकी निगाहों में कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस अपने मकसद के तहत ये कहकर वो खामोश हो गए। देर तक खामोशी रही, फिर उनमें से एक ने कहा, समझ में नहीं आता कि वह शैतान ज़ादा था कौन? शैतान ज़ादी का कोई रिश्तेदार, दूसरे ने कहा और तीसरा हंस पड़ा। पहला बोला, हमारे साथी उनके हाथों हलाक हो गए हैं, ये दुख हम कभी नहीं भूल सकेंगे। अचानक ही वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। उसकी निगाहें दूर दूर तक भटक रही थी और फिर उसने दूर से किसी को उस तरफ आते हुए देखा, लेकिन वो तनहा नहीं था। दो अफराद थे, जिनमें से एक दराज जरा छोटा था और दूसरा बड़े कद का मालिक था। वो दोनों उसी तरफ आ रहे थे, लेकिन देखने वालों ने उस शख्स को बखूबी पहचान लिया था जो उनके 5 साथियों का कातिल था। दूसरा आदमी निताकिया बस्ती का बाशिंदा ही मालूम होता था, लेकिन पहले वाले को भी वो बहुत अच्छी तरह पहचान गए थे। वो पहाड़ी रास्ते से उसी तरफ आ रहा था और काफी फासला तय करने के बाद वो एक सिमत निकल गया। उस तरफ से आने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये जगह खासी बुलंदी पर थी। तीनों महू हैरत थे, उनमें वाकई बहुत तेज थी जो उन्होंने इतनी बुलंदी से भी उसे देख लिया। असल में बुनियादी वजह यह थी कि वो उनके साथियों का कातिल था और उस चेहरे को आसानी से नहीं भूल सकते थे। उनमें से एक ने कहा, इसका मकसद है कि हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, वो इसी तरफ आया है। मर्द तो वही है और उसका साथी कोई मकामी बाशिंदा था। लेकिन तुमने एक बात महसूस नहीं की क्या? उसने लिबास बदल लिया है। हाँ, अब ये बताओ क्या किया जाए? सिर्फ एक काम, हम में से एक आदमी वहां जाए और डेंगून को सूरत हाल बता दे, बाकी 2 यहाँ निगरानी करें, ताकि अगर ये कहीं और जाएं तो उनका ताक़ुब किया जा सके। नहीं, मैं इस बात की मुखालफत करता हूँ, उनमें से एक आदमी ने कहा। क्यों? हम 2 आदमी यहाँ रुककर कोई अजाब मोल लेना नहीं चाहते। क्या ये तुम पसंद करोगे कि जब तुम डेंगोन के साथ यहाँ वापस आए तो तुम्हें इत्तला मिले कि तुम्हारे वो 2 साथी भी मौत के घाट उतर गए जो वहाँ उसके साथ हाथों बच गए थे? ये बुज़दिली की बात तुम कभी डेंगोन के सामने मत करना, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये मैं डेंगोन के नहीं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ और हम एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। तो फिर क्या फैसला करते हो तुम लोग? तीनों चलते हैं हम। चलो ठीक है, आओ फिर ऐसा ही करते हैं। और फिर उनके घोड़े जिस रफ्तार से ऊपर आए थे उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से पहाड़ियों से नीचे उतरने लगे। रास्ते में वो कभी कभी गुफ्तगू भी कर लिया करते थे।
इस गुफ्तगू में एक बार रेबिका का नाम भी आया था। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार भी किया कि रेबिका इस वक्त इस शख्स के साथ नहीं थी। तुम कमाल करते हो, वो टांगों से महरूम हो चुकी है, और ये भी हो सकता है कि टांगों में लगी गोलियों ने उसे जिंदगी से महरूम कर दिया हो। फिर भी अगर वो मर भी चुकी है तो उसकी लाश का हसूल हमारे लिए जरूर होगा। हमें उस वक्त तक सुकून नहीं बैठने दिया जा सकता जब तक उसकी लाश जरनास के सामने ना पहुंचा दी जाए। आखिरकार वो तवील सफर करके एक बार फिर अपने उसी वादी में पहुंच गए जो काली चट्टानों की वादी थी। यहाँ आने और अपनी आमद की इत्तला देने का एक अलग ही जरिया हुआ करता था, यानी वो करना जैसे फूंक कर ये इत्तला दी जाती थी कि बस्ती वालों में से कोई आया है, और उसके जवाब में गारों के दहानों से यहाँ के लोग नमूदार हो जाया करते, वरना दूसरी शक्ल में ये वादी वीरान चट्टानों की वादी करार दी जा सकती थी। पहले ही की मानद डिंगून में पहाड़ी से बरामद हुआ था और उसकी शख्सियत बेहद अजीबोगरीब थी। उसकी पलकें कभी नहीं झपकती थीं, आंखें हमेशा खला में घूरती रहती, ना ही वो गर्दन मोड़ सकता था बल्कि किसी मशीन ही के अंदाज में वो अपने कदम आगे बढ़ाता था। थोड़ी देर बाद वो उनके सामने पहुंच गया और फिर उसकी निगाहें उनका जायजा लेने लगी। अजीम आका, हम जल्दी में थे इसलिए अपने साथियों की लाशों को नहीं ला सके, वैसे भी आदमखोर जानवर उन्हें चीर फाड़ कर खत्म कर चुके थे। क्या मैंने तुम्हें लाशें लाने के लिए वापस भेजा था? और अगर लाशें लाने का शौक था भी तो सिर्फ रेबिका और उस कातिल अजनबी की लाश तुम्हें लानी चाहिए थी जिसने रेबिका की मदद की थी। अजीम आका, रेबिका के बारे में कुछ नहीं पता चल सका, लेकिन वो दूसरा आदमी हमने तलाश कर लिया है जो इस वक्त नीताकिया में क़याम पजीर है, और हमने सोचा कि तुझे फौरन ही इसके बारे में इत्तला दी जाए। हमने कोई चालबाजी नहीं की और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि हम तेरी इजाजत के बगैर नताकिया में दाखिल होकर किसी पर हमला नहीं कर सकते थे। जंगलों की बात और होती है और बस्तियों और वादियों की बात और ये तेरा ही हुक्म है कि हमें बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं तेरी बकवास पर गौर कर रहा हूँ और मुझे यूं लगता है जैसे तू पागल हो गया है। इधर उधर की बुराइयां सुनाई जा रहा है, ये नहीं बताता कि तूने रेबिका को तलाश किया या नहीं। नहीं अजीम आका, वो हमें नहीं मिली। अच्छा, हो सकता है हमारे और साथी उसे तलाश कर लें। हम उनके आने के बाद इत्तला मिली है। थोड़ी देर के बाद वहां कुछ और अफराद भी पहुंच गए और फिर उनकी तादाद खासी हो गई। हाँ, तुम लोग अब ये बताओ कि तुम क्या करके आए हो? नहीं अजीम आका, वो शैतान ज़ादी हमें कहीं नहीं मिली, लेकिन जिस शख्स ने उसकी मदद की थी वो निताकिया में मौजूद है और उसके अलावा और कोई उसके कार नहीं है। निताकिया में दाखिल होकर उस शख्स को गिरफ्तार करो, और अगर निताकिया वाले उसकी मदद पर आमादा हो जाएं तो फिर बेदरेग उन्हें कत्ल कर दो, क्योंकि वो हमारे दुश्मनों के दोस्त होंगे। इसमें पहाड़ों में तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो लोग किसी कदर हचकचाते हुए वहां से चले गए थे, लेकिन बहरहाल ये उसका हुक्म था, मजाल थी कि वो उसकी तामील ना करते। हालांकि उनके दिलों में यह ख्याल भी था कि अगर खुद डेंगून उनकी रहनुमाई करता तो ज्यादा हौसले से काम कर सकते थे। बहरहाल अच्छे खासे अफराद का ये गिरोह खतरनाक इरादों के साथ सफर तय करके उन पहाड़ों के करीब पहुंच गया जिनकी दूसरी तरफ निताकिया आबाद था। इस वक्त शाम के झटपटे रात की स्याही में तब्दील हो चुके थे। निताकिया के दरो दीवार रोशन हो गए थे और उसके चिराग चारों तरफ रोशनियां बखेर रहे थे। उन लोगों ने मंसूबा बंदी की और यही तय किया गया कि निताकिया में दाखिल होकर सबसे पहले निताकिया वालों को गोलियां चलाकर खौफजदा कर दिया जाए ताकि वो किसी किस्म की मज़ाहमत के काबिल ना हो। और फिर ये मंसूबा बनाने के बाद कि वह सब बला बनकर निताकिया की आबादियों पर नाजल हो गए हैं, उन बलाओं ने निताकिया के बासियों को बेदरे गोलियों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने तीनों सिमतों से पहाड़ की दरार में दाखिल होने के बाद निताकिया के बाशिंदों पर हमला किया था और उनकी तीनों सिमतों में निसफ दायरे की शक्ल में मुंतशिर हो गए थे। उनकी चलाई हुई गोलियां बेअसर नहीं थी। बहुत से लोग जख्मी होकर गिरे और चीखों पुकार मच गई। चारों तरफ भाग दौड़ मच गई और काली चट्टानों के वैशी अपने घोड़े इधर उधर दौड़ाते फिर रहे थे। वो सख्त वहशेज़दा थे और उनमें से हर एक इंसानी खून का प्यासा नजर आता था। बस्ती के चीखते चिल्लाते अमन पसंद लोग अभी तक मुकाबले पर नहीं आए और फिर ये बस्ती के दरमियान चौक में पहुंच गए जहां एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। फिर उनमें से एक शख्स चबूतरे पर चढ़ गया और उसने बुलंद आवाज में कहा, निताकिया के रहने वालों, तुम पर मौत नाज़िल हुई है और तुम देखोगे कि थोड़ी देर के बाद
तुम्हारी पूरी बस्ती आग का गोला बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे बचने के लिए एक मौका जरूर है। हमें वो औरत दरकार है जिसकी दोनों टांगों के जख्म उसकी जिंदगी ले सकते हैं, और उसका साथी, अगर औरत जिंदा है तो वो जिंदा, और अगर मर चुकी है तो उसकी लाश उसके साथी समेत हमारे हवाले कर दो। इस शख्स को जंजीरें पहनाकर हमें दे दो, और हम ये बात जानते हैं कि वो थोड़ी देर कबल निताकिया में दाखिल हुआ है। वो कहीं दूर का अजनबी है। वो जहां भी है उसे तलाश करके हमारे हवाले कर दो। इसी में तुम्हारी निजात है, वरना पूरी बस्ती को गोलियों से भून दिया जाएगा। बहुत से लोग कुर्बो जवार से निकल आए और एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। वो सब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि औरत और उसका साथी मर्द कौन है। और फिर उनमें से एक ने कहा, मैंने मशर की क्यामगाह में एक शख्स को दाखिल होते हुए देखा था, मगर वो तन्हा था और उसने मशर की क्यामगाह में अपने लिए पनाह हासिल की है। मुमकिन है ये वही हो। तो फिर ऐसा करो, इन लोगों को उसकी इत्तला दे दो ताकि हमें इस मुसीबत से निजात मिले। और वो लोग आने वालों को इस अजनबी शख्स के बारे में बताने लगे, और आने वालों ने घोड़े उनकी रहनुमाई में उस तरफ दौड़ा दिए। ये सारी हंगामा अचानक ही शुरू हो गई थी। हारून इस वक्त भी अपनी आरामगाह में था जब उसे बाहर शोरो गोगा की आवाजें सुनाई दी, और उसने अपने साथ मुस्तकिल रह जाने वाले शगा से पूछा था, ये क्या मुसीबत नादर हुई है हम पर? जरा जायजा लो और बताओ क्या सूरत हाल है। शगा थोड़ी ही देर के बाद वापस आया और उसने कहा, मालिक ना जाने वो कौन हैं, उन्हें बस्ती वालों पर गोलियों की बारिश कर रखी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद जब उसे मशर की क़यामगाह को घेरा जाने लगा तो खुद हारून ने भी उस खिड़की से उन लोगों को देखा जो बिल्कुल वैसे ही लिबास में थे जैसे लिबास में मलबूस घुड़सवारों को हारून ने पहाड़ों पर हलाक किया था, और जो कीचड़ में लथड़ी हुई लड़की पर सितम आराई काम कर रहे थे। हारून ने तेजी से बढ़कर अपनी राइफल संभाल ली और खिड़की में आ खड़ा हुआ। अब सूरत हाल का किसी हद तक अंदाजा होता जा रहा था कि ये लोग यकीनी तौर पर उसका बदला लेने के लिए आए हैं। और कुछ ही देर के बाद वो सामने आकर रुक गए। वो चीख चीख कर कुछ कह रहे थे और उनकी आवाज उभर रही थी, बाहर की बस्ती से आने वाले, तू नहीं जानता कि हम लोग तेरे बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ये मजलूम लोग तेरी वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना इस मशर की क़यामगाह को आग की भट्टी बना दिया जाएगा। शगा हारून के पास मौजूद था और थर थर कांप रहा था। उसने कहा, ये तो जराफे हैं, जराफे, मौत का पैगंबर, और कम वक्त जो कहते हैं वही कर डालते हैं। जराफे कौन है? ये एक लंबी कहानी है। जराफों के बारे में तुम्हें बस्ती का कोई भी शख्स ये कहानी सुना सकता है, लेकिन अब इसके अलावा कोई तरकीब नहीं है अजीम आका कि तुम अपने आप को उनके हवाले कर दो। वाकई ये सारे के सारे मारे जाएंगे। हारून ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा। अंदाजा तो हो गया था उसे कि अब बचना मुश्किल है। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। चुनाचा उसने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी राइफल कांधे से लटका कर बाहर निकल आया। नीचे उतरकर आखिरकार वो उनके सामने पहुंच गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उन लोगों के हजूम में दाखिल हुआ। घोड़सवारों ने उसके चारों तरफ हल्का बना लिया। फिर उनमें से दो जवान घोड़े से उतरकर मशर की क़यामगाह की जानब बढ़े। लोगों ने उन्हें रास्ता दे दिया था। वो बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आते थे और शायद लड़की की तलाश में अंदर दाखिल हुए थे। हारून उन लोगों के दरमियान जा खड़ा हुआ, लेकिन दिलचस्प बात थी कि उन्होंने हारून के साथ कोई वहशियाना सलूक नहीं किया। ऐसे लगता था जैसे वो उससे खौफजदा हों। अलबत्ता अंदर तलाश करने वाले थोड़ी देर के बाद वापस आए और उन्होंने आकर के बताया कि अंदर रेबिका मौजूद नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि उससे ही अपने साथ ले चलो। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? चलो तुम अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और सुनो, अपनी बंदूक हमारे हवाले कर दो। तुम्हारे पास बंदूक होना मुनासिब नहीं है। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरी बंदूक मुझसे नहीं ले सकते, लेकिन ये मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे तुम पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। हारून ने कहा, और शायद यहाँ भी उसका खौफ ही उन पर गालिब आ गया, क्योंकि उन्होंने दोबारा बंदूक लेने का मुतालबा नहीं किया। अलबत्ता वह उसे अपने नरगे में लेकर चल रहे थे और हारून सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल बहुत संगीन हो गई थी। अगर वो उन लोगों के जाल में फंस गया तो आगे कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी तक सच्ची बात यह है कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ सका कि वो दलेर लड़की कौन थी जिसका नाम रेबिका था और कौन उसे हासिल करना चाहता था।
कम से कम इस बात की कोई तफसील तो पता चले। ये तफसील उसे अभी तक मालूम नहीं हो सकी थी। अगर वो उन लोगों के जाल में फंस गया तो कहा नहीं जा सकता कि ये लोग उसे क्या सजा दें। सीता मुर्तफा के बाशिंदे जिस तरह मुश्किल का शिकार थे और जिस तरह उन्हें इन खौफनाक जानवरों से निजात मिली थी, उसके बाद तो ये हकीकत थी कि उन लोगों की पूजा शुरू हो जाती। पता नहीं बाकी अफराद पर क्या बीती, लेकिन मुझ पर जो बीत रही है उससे भी वो लोग बहुत वाकिफ नहीं होंगे। बहरहाल ये इतने ज़हीन नहीं थे कि हारून को कोई अमल करने से रोक सकते। हारून काफी जहानत के साथ हर चीज पर निगाहें जमाए हुए था। अहमद लोग चौंका उसे यहाँ से लेकर दूर निकल जाना चाहते थे। हो सकता है उनका कोई खास ठिकाना हो, लेकिन हारून इस तरह उनके कब्जे में नहीं जाना चाहता था। इसके लिए उसे कोई भरपूर अमल करना था। फिर वो बस्ती से बाहर निकल आए और मुंतशिर होकर सफर करने लगे। हारून अपने घोड़े पर सवार था। वो ये जानता था कि अगर उसने फरार की कोशिश की तो ये जरूर उसे गोलियों से भून डालेंगे। तादाद भी काफी थी और वो सारे के सारे मसला थे। लेकिन फिर एक मौका ऐसा मिल ही गया। उस वक्त वो लोग एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जो बहुत कम चौड़ी थी। उसके एक तरफ बुलंदो बाला पहाड़ और दूसरी तरफ एक खौफनाक खाई थी। ये खाई ढलानों में चली गई थी और काफी लंबी थी। इस खतरनाक रास्ते पर वो मुहतात हो गए। उन्होंने अपने घोड़ों की रफ्तार सुस्त कर दी और फिर हारून को सूझ ही गई। उसे एक ऐसी जगह नजर आई जहां से अगर वो ढलान पर उतरता तो शायद बचने की कुछ उम्मीद हो जाती, क्योंकि आगे जाकर ये छोटा सा रास्ता एक ऐसी दीवार की आड़ में जाता था जो पहाड़ी दीवार ही थी। इस तरह कम से कम एक छोटा सा खतरा मूल लेना था, यानी ये कि उस ढलान से उतरकर उस दीवार के पीछे जाना। और फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर अचानक ही घोड़े का रुख तब्दील किया। घोड़ा भी बेख्याली में अपना रुख तब्दील करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसे फौरन ही एहसास हुआ कि गलती हो गई। उसने दोनों पांव जमा कर अपने आप को संभाला, लेकिन हारून बर्क रफ्तारी से उसे दौड़ाता हुआ उस दीवार की आड़ में ले गया। ऊपर मौजूद लोग एक लम्हे के लिए तो यही समझे कि हारून के घोड़े के पांव फिसल गए हैं। मैं अपने घोड़ों को अचानक रोकना पड़ा था, इसलिए उनमें से कई घोड़ों के पांव फिसले और चौंका वो समझे कि मंसूबे के तहत उन ढलानों की तरफ नहीं उतरे थे, इसलिए अपना तवाज़ुन ना संभाल सके और पत्थरों की तरह ढलानों में उछलते कूदते लड़कने लगे। उनके सवार भी उनके साथ ही थे। एक हौलनाक मंजर निगाहों से सामने था। तकरीबन 7 आदमी पत्थरों से टकराते हुए गोश्त के लोथड़ों में तब्दील होते हुए गहरियों की जानब जा रहे थे। हारून उस पहाड़ी के दीवार के पास पहुंच चुका था। यहाँ एक अच्छी खासी चौड़ी पिगडंडी नीचे ढलानों में उतरती नजर आ रही थी। हारून ने चमकार कर अपने घोड़े को सहारा दिया और घोड़े ने संभल कर उस पगडंडी पर दौड़ना शुरू कर दिया। ऊपर से भी वह महफूज था। चौका दीवार की दूसरी तरफ देखा नहीं जा सकता था और इधर वो लोग जो उसे यहाँ तक लाए थे वो भी मुश्किल का शिकार थे। वो अपने साथियों को गहराइयों में जाता देख रहे थे, अपने घोड़ों को संभाल रहे थे। एक भी गोली नहीं चली और हारून इस पिगडंडी पर नीचे उतरता चला गया। पिगडंडी नशीब में न जाने कहां तक चली जाती थी, लेकिन बड़ी महफूज थी, क्योंकि आगे जाकर एक और दीवार दाहिनी सिमत भी खड़ी हो गई थी और इस तरह वो दर्रा सा बन गया, लेकिन एक साफो शिफाफ दर्रा जिस पर घोड़े को एहतियात के साथ नीचे दौड़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर हारून काफी गहराइयों में उतर गया। ये ढलान ना जाने कहां से कहां तक गहराइयों में चली गई थी। बहुत ज्यादा फासला तय करने के बाद अचानक हारून को अपने बाएं सिमत के अजीम शान पहाड़ी सिलसिले में एक ऐसा दरवाजा नजर आया जो बहुत वसी और अरीज था और यूं लग रहा था जैसे किसी अजीम शान पहाड़ी के गार का दरवाजा हो। हारून ने घोड़े की लगामें खींची और घोड़े की रफ्तार सुस्त हो गई, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो दरवाजे के पास जाकर रुक गया। दरवाजे की उस तरफ क्या है ये ख्याल उसके जहन में गर्दिश करने लगा। बज़ाहिर अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन यही महसूस हो रहा था जैसे वो कोई नाकाबिले यकीन पहाड़ी गार हो। हारून ने अपने घोड़े से उतर गया। घोड़े को ले जाकर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला करना एक गैर मुफीद बात थी। चुनाचा वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उस गार के दहाने से अंदर दाखिल हुआ। एक अजीब सी पुरअसरार ठंडक यहाँ बिखरी हुई थी और यूं लग रहा था जैसे साफ सुथरी और शफाफ जमीन दूर तक चली गई हो। फिर कुछ फासले पर उसे मध्यम मध्यम रोशनी नजर आई और हारून को यह अंदाजा हो गया कि ये जो कुछ भी है बहरहाल एक साफ सुथरा और शफाफ गार है। हारून फौरन बाहर आया और अपने घोड़े को भी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी। चुनाचा उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे लेकर अंदर दाखिल हो गया।
ये काम उसने एहतियातन किया था। घोड़े की लगाम एक पत्थर के नीचे दबा दी और उस पुर इसरार और अनोखी दुनिया को देखने लगा। उसका रुख उसी रोशनी की जानब था। रोशनी एक और गार के दहाने से बाहर आ रही थी। गोया इस अजीमो शान दरवाजे की दूसरी तरफ ये छोटा सा दरवाजा इस गार के मजीद अंदरूनी हिस्सों में जाने का दरवाजा था। हारून ने अपना पस्तौर संभाला और उसके बाद उस दरवाजे के करीब पहुंच गया। जाहिर है रोशनी बेमकसद नहीं रही होगी। वो सोच समझकर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और इस तरफ उसे इंतहाई अजीबोगरीब माहौल देखा। दीवारों पर 4 मशलें रोशन थी। उस सुराख के दूसरी तरफ आने के बाद पूरा गार रोशन हो गया। बहुत ही अजीम शान गार था और उसमें काले काले ढेर से पड़े हुए नजर आ रहे थे। एक लम्हे तक तो वो ना समझ सका कि काली मिट्टी के ये ढेर कैसे हैं, लेकिन दूसरे लम्हे उनमें ढेर में कुलबुलाहट हुई और हारून ने रिवाल्वर सीधा कर लिया। वो ढेर नहीं थे, इंसान थे जो स्याह लिबास में मलबूस सजदे में पड़े हुए थे। हारून उन्हें देखता रहा, फिर उन्होंने भी उसे देख लिया और वो उठ खड़े हुए। हारून का अंदाजा था कि उनकी तादाद 3-4 ही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे उसके 20 ऐसे दरवेश नुमा शख्स नजर आए जो स्याह कफनियां पहने हुए थे। उनकी शक्ल सूरत से यही अंदाजा होता था कि वह मकामी लोग हैं, लेकिन उनके चेहरों की नरमी ये बताती थी कि उनसे कोई खतरा नहीं है। तब वो आहिस्ता आहिस्ता सिमट कर जमा हुए और हारून के सामने आ गए। हारून ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा, फिर उनमें से एक ने कहा, आओ अजनबी दुनिया के मुअज्जज मेहमान, काहने आजम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा? हारून हैरत से बोला, हाँ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। नहीं, हमें गलतफहमी नहीं होती, मगर मैं तो बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर यहाँ आ गया हूँ। तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारा मुकद्दर था और हमारा भी। और उस काहने आजम ने यही कहा था कि एक भोला सा इंसान यहाँ आएगा, उसे इज्जत और एहतराम के साथ ठहराना और उसकी खातर मदारत करना। तो ए मानदे इंसान, क्या तुम्हें तुम्हारा घोड़ा बाहर है? तुम्हें मेरे घोड़े के बारे में भी मालूम है क्या? हाँ, काहने आजम ने यही बताया था। ताज्जुब है, यहाँ इन पहाड़ों में काहनों की तादाद बहुत ज्यादा है। आओ। और मेरे घोड़े का क्या होगा? हर जी रूह के लिए खुराक जरूरी है, तुम बेफिक्र रहो, उसे जरूरत के मुताबिक खुराक दी जाएगी। फिर वो लोग गार का दरगार सफर करते हुए आखिरकार एक गार के सामने रुक गए। उन्होंने हारून से कहा, जाओ अंदर जाओ, थके हुए इंसानों के लिए आराम बहुत जरूरी होता है और ये तुम्हारी एक अच्छी आरामगाह है। हारून ने एक गहरी सांस ली और बकौल उनके उस अच्छी आरामगाह में दाखिल हो गया। लेकिन हालात की इस तब्दीली से उसे जरा सा इत्मीनान हुआ था। स्याह कफन पहने हुए पुजारियों ने उसकी बड़ी इज्जत और तकरीम के कई। गार के अंदर आराम का पूरा सामान था। किसी खास किस्म के घास के गद्दे बने हुए थे, जिसे बारीक चमड़ों में भरकर बड़ी उम्दगी से सी दिया गया था। हारून उन पर लेटा तो उसे एहसास हुआ कि ऐसे गद्दे तो गालबन मुहज़्ज़ब दुनिया के लोग भी नहीं बना सके। वो गद्दे पर लेटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। क्या दिलचस्प तब्दीलियां हो रही थी, और इन वाकयात को अगर किसी दास्तान की शक्ल में लिखा जाए तो दुनिया वालों के लिए एक दिलचस्प और पुरअसरार कहानी बन सकती है। कोई भी उस बात पर यकीन नहीं करेगा कि ये सिर्फ किसी के दिमाग की काविश नहीं है, बल्कि एक ठोस हकीकत है। हारून अपने आप पर हंस पड़ा। उसने सोचा कि अब भला मुहज़्ज़ब दुनिया से राब्ते की क्या गुंजाइश है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उसे खाने की चीजें मुहैया की गईं। फलों से बनाई हुई सब्जियां थीं, मीठी मीठी लेकिन बहुत ही लजीज। लकड़ी के बर्तन और लकड़ी के चम्मच, उसके साथ ही शीरी और शफाफ पानी। हकीकत में ये पानी हारून को बहुत ही अच्छा लगा था, हल्का और हल्की सी मिठास लिए हुए। एक काहन ने उसने पूछ ही डाला, ये पानी तुम कहाँ से हासिल करते हो? ये चश्मे वीरां का पानी है जो इसी गार में गिरता है। चश्मे वीरां? हाँ, चश्मे हैवा तो सुना होगा, ये चश्मे वीरां क्या है? इन वीरानों की सौगात। अभी तो तुम्हें यहाँ बहुत कुछ नजर आएगा। मैं तुम्हारे काहने आजम से मिलना चाहता हूँ। बस चंद लम्हों में वो आने ही वाले हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। और उसका कहना दुरुस्त ही हुआ। थोड़ी देर में एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसे देखकर हारून की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, प्रोफेसर गाजी।
लेकिन हारून के मुंह से निकले हुए उन अल्फाज ने आने वाले के चेहरे में कोई तब्दीली नहीं पैदा की। गोया उस नाम ने उसे चौंकाया नहीं था, बल्कि आने वाला खुद उसे मुतजस्सिस निगाहों से देख रहा था। फिर उसकी गुरगुराती हुई आवाज उभरी, खुश आमदीद ओगेस्तियो। हारून के जहन में एक बार फिर झटका लगा। जरगास ने भी उसे ओगेस्तियो ही का नाम दिया था। हारून ने खुद को संभाला और उसे घूरता हुआ बोला, तुमने मुझे ओगेस्तियो कहकर पुकारा, यही तो तेरा नाम है। प्रोफेसर गाजी के हमशक्ल ने कहा, और तुम कौन हो? एकीदास, चश्मे वीरा का मुहाफिज एकीदास। तुम प्रोफेसर गाजी नहीं हो क्या? वो हैरत से बोला। और तुम दरगास भी नहीं हो? हारून ने उसके चेहरे पर नजर गाड़ते हुए कहा। इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया था। अलबत्ता कुछ देर के बाद उसने कहा, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं सितारा शनास एकीदास हूँ, और तुम सितारे मुझे आने वाले वक्त और उस वक्त के किरदारों के बारे में बताते रहते हैं। इन्हीं सितारों ने मुझे ओगेस्तियो के आने की इत्तला दी थी। ओगेस्तियो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम था। हारून ने उसके साथ कदम उठाते हुए सोचा कि तारीख के ना जाने कौन से दौर से उस कहान को इस जैसे परेशान हाल इंसान से क्या काम हो सकता है। ताहम वो उसके साथ चलता रहा। गार का इख्तिताम एक बहुत बड़े हाल पर हुआ था, लेकिन ये हाल एक ख्वाबों की सरजमीन लगता था। उसमें लातादाद सतून थे जो अंदर से रोशन थे। इससे ज्यादा हैरतनाक बात यह थी कि उन सतूनों में दरवाजे बने हुए थे, ऐसे दरवाजे जिन्हें खोलकर अंदर जाया जा सकता था। ऐसी हसीन जगह आलम तसव्वुर में भी नहीं लाई जा सकती थी। और उन फटी फटी आंखों से उस अनोखी जगह को देखता रहा। फिर उसने हैरानी से कहा, ये सब क्या है? अक्से कायनात, क्या मतलब? मैंने इन असतूनों में अदवार कैद किए हैं। कायनात की उम्र अरबों खरबों साल है। बस मैंने उनमें से कुछ हिस्से चुराए हैं, वो हिस्से जिनका ताल्लुक मेरी जिंदगी के सुनहरी दौर से है। अनोखी बात है। खैर, मुझे क्या चाहते हो मुझसे? हारून ने पूछा। आओ बैठो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं। मगर नहीं, पहले मैं तुम्हें ये पेशकश कर दूं कि अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत है तो हम आपस में एक मुआहदा कर लें। कैसा मुआहदा? तुम मेरे काम आओ और मैं तुम्हारे। हाँ, ये हो सकता है। गोया तुम्हारा कोई मसला है। हाँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुम्हें याद होगा कि तुम्हें देखते ही मेरे मुंह से प्रोफेसर गाजी निकला था। हाँ, मुझे याद है। प्रोफेसर गाजी मेरी मुश्किल का हल तलाश करने निकला था। और फिर हारून ने उसे शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कहानी सुना दी। एकीदास आंखें बंद करके ये कहानी सुनता रहा। फिर उसने कहा, मेरे पास तुम्हारी मुश्किल का हल मौजूद है। क्या वाकई? हारून उछल पड़ा। हाँ, मैंने चश्मे वीरा से इस्तिफादा हासिल करके तवील उम्र इख्तियार कर ली थी। लेकिन ओगेस्तियो, ये मेरा तवील तजर्बा है कि इंसान मुख्तसर जिंदगी से ही खुश रह सकता है। मेरे इल्म ने मुझे हजार इंसानों की ताकत, बेमिसाल हुस्न जवानी बख्श दी थी, और मैं अपनी इस लंबी उम्र से ना जाने कितने अदवार गुजार चुका था। हर जगह कामयाबी मेरे कदम चूमती थी, और मैं जहां पहुंच जाता वहां माहौल का फातेह होता। लेकिन ओगेस्तियो, मेरी बात याद रखना, मौत जिंदगी से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। जिंदगी बेजार कर देती है, लेकिन मौत। मैंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा तजर्बात में गुजारा। लंबी जिंदगी है मेरी, इसमें बेशुमार हसीन लड़कियां मेरी जिंदगी की साथी बनी। लेकिन शाह कोला, एकीदास रुका, फिर बोला, जंगल सर्दी, सहरा नवर्दी, ताकत का गुरूर, और बस मुझे सोते में गिरफ्तार किया गया था। और मुझे गिरफ्तार करने वाले सियारो वैशी थे जो मर्दम खोर थे, और उनके बारे में मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब मैं उनका कैदी था। तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? तुमने मलका शाहुला की ममलकत में दाखिल होने की जुर्रायत की है। अब वही तुम्हें आज़ादी या मौत दे सकती है। तुमने यहाँ दाखिल होते हुए संगाना को कत्ल किया है। संगाना? हाँ, मुकद्दस हाथी जो हमारा देवता है। तब मुझे याद आया कि इस इलाके में दाखिल होकर मैंने एक जंगली मस्त हाथी को हलाक कर दिया था, जिससे मुझे नुकसान पहुंचने का खदशा था। तुझे उसकी सजा झेलना पड़ेगी। दूसरे दिन वो मुझे मलका के हजूर ले चले। मैं उनके साथ चल पड़ा। वो मुझे साथ लेकर एक इंतहाई अजीम शान गार में दाखिल हुए। अंदर का मंजर दर हकीकत सहर अंगेज था। तवील तरीन गार, साफ और चमकदार दीवारों में इंतहाई चमकदार पत्थर जगह जगह लगे हुए थे। इतने बड़े बड़े हीरे कि शायद आज की दुनिया उनके बारे में सोच भी ना सके। इस तरह जगमगा रहे थे जैसे मशले जल रही हों। मुख्तलिफ रंग उनसे अक्स कर रहे थे, और उन्हीं रंगों ने गार के माहौल को तिलस्मी बना दिया था।
पत्थर के अलग चबूतरे पर मलका फरोकश थी, लेकिन उसे देखकर मैं शशदर रह गया। ना जाने इसमें ये सफेदी कहाँ से आ गई थी। हाँ, वो सुर्खो सफेद थी, हसीन नकोश की मालक, एक हसीन औरत जिसके बदन पर स्याह चीते की खाल का लिबास था। गर्दन में एक जिंदा सांप लटक रहा था और उसकी आंखें भी सांप की मानद नमक रोशन और चमकदार थी। मैं दिलचस्प निगाहों से उसे देखने लगा। मलका शाकुला भी मेरी आंखों में आंखें डाली देख रही थी। उसकी आंखों में बेपनाह कुव्वत थी, लेकिन उसका मद्दे मुकाबल क्या था वो नहीं जानती थी। मुमकिन है उन आंखों से वो वैश्यों को महसूस कर लेती हो, लेकिन सदियों के पके हुए इंसान को वो क्या महसूस कर सकती थी। फिर उसकी दिलकश आवाज उभरी, गहरे पानी की दूसरी जानब से आने वाले, तेरा नाम क्या है? उसकी आवाज पाठदार थी और उसकी आवाज में सहर था। उसने फिर कहा, कहाँ से आया है तू? गहरे पानी की दूसरी जानब से। वहाँ क्या है? जमीन। और क्या इस जमीन पर इंसान नहीं बसते? यही समझ लो, मैंने बेबाकी से कहा। गोया तू अपनी जात को छुपाना चाहता है, उसने कहा। उसकी आवाज में ना तो नरमी थी, ना मजाह और ना किसी रहम का जज्बा, ना कोई लगावट। हाँ, उसमें तुरशी जरूर थी। ये बात भी नहीं है मलका शाकुला, ना ही तू हमारे हजूर झुका। गोया तू सरकश है, लेकिन हम तुझे बता देना चाहते हैं कि बड़े वैशी इंसान हमारे सामने सर खम कर देते हैं। क्या तेरे जलाल से, क्या तेरे दबदबे से? यकीन करो मलका, तेरे दबदबे से या जलाल का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। हाँ, तू हसीन है और मैं हुस्न का पुजारी। मैं तेरे हुस्न के हजूर में सर खम कर सकता हूँ, लेकिन ये यकीन हो जाने के बाद तेरी आगोश मेरे लिए वाह हो जाएगी। और मेरे इन अल्फाज पर वो शोला जवाला बन गई। उसका चेहरा अंगारों की मानद दहक उठा। तब उसने सर्द और खौनख्वार लहजे में कहा, और ये भी सुन, हमने गुस्ताखों को ऐसी अजियतनाक मौत दी है कि उनकी रूहें आज भी पहाड़ों में चीखती फिरती हैं और उनके लिए रोने वाले आज तक रोते हैं। ये भी अच्छा है कि मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरी ये गुस्ताखी जारी रहेगी। हम सरों को झुकाना जानते हैं, हम जुबानों को सच बोलने पर आमादा कर सकते हैं। जानता है कैसे? उसने गजबनाक लहजे में कहा। जानना चाहता हूँ, मैंने कहा। तो हमारी आंखों में देख और हमारे करीब आ जा, उसने कहा, और मैं चंद कदम आगे बढ़ आया। करीब से वो कुछ और हसीन नजर आ रही थी। मैं उसकी स्याह हसीन आंखों में देखने लगा और उसकी आंखों की से चिंगारियों की फवारे से निकलने लगी। ये अजीबोगरीब नजरी कुव्वत थी। मैंने उसे दिलचस्पी से देखा, महसूस किया। तब उसकी आवाज सांप की तरह फुंकारी, क्या नाम है तेरा? एक्लिदस। गहरे पानी की दूसरी जानब से आया है। हाँ, तूने संघाना को कत्ल किया। हाँ, क्यों किया तुझे पता नहीं कि वो स्याह देवता है और उसकी हलाकत तबाही लाती है? मुझे नहीं मालूम था, मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा। खूबसूरत बेवकूफ ये समझ रही थी कि मैं उसकी आंखों के सहर में मुब्तला हो गया हूँ और इसीलिए उसके सवालात का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन तुझे उसकी सजा भुगतना होगी। मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। तूने संगालना को कत्ल करने के लिए कौन सी कुव्वत इस्तेमाल की थी? मेरे बाजुओं में बेपनाह कुव्वत है और हम तेरी ताकत के तिलस्म को चूर चूर कर देंगे। और आ गया और तू हमारे सामने नहीं झुका, हमारे पैरों के तलवे चाट, उसने कहा, और मैं सहरज़दा सा आगे बढ़ गया। मेरी उसकी आंखों में प्यूसत थी और उसके होंठों पर कामरानी की मुस्कुराहट थी। तब मैं उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। उसने अपने दूध की मानद गोरे पांव आगे कर दिए और सबने एक निगाह उनके पैरों को देखा और फिर मैं झुका और दूसरे लम्हे मैंने उसे गिरफ्त में ले लिया। और उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मैं ऐसी हरकत करूंगा, इसलिए कि वो तैयार ना थी। फिर वो खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने अपने लंबे लंबे नाखूनों से मुझे जख्मी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश उसे मेरी तवील बोसे से ना बचा सकी। फिर मैं बड़े एहतराम से पीछे हट गया। गुस्से से उसकी बुरी हालत थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी पैरों की निस्बत मुझे तेरे होंठ पसंद थे, सो मैंने उन्हें चूम लिया। बाकी रही मेरी जात पर तेरी फतह की बात, तो मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ। रोए जमीन पर मुझ पर फतेह पाने वाला मौजूद नहीं है। हाँ, तेरा हुस्न मुझे मुतासर करता है और अगर तू मेरा ताआवुन चाहती है तो मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार कर। सालाओ सालाओ, मलका वैश्याना अंदाज में चीखी और दो तवाना आदमी दौड़ते हुए अंदर आ गए। ले जाओ इसे, ले जाओ। वो हल्क पाड़खाड़ चीखी और दोनों पहलवान स्याह फाम मुझ पर पल पड़े। उन्होंने मेरी रस्सियां पकड़ी जो मेरे बदन पर लिपटी हुई थी। मैंने बदन में सांस भरी और उसे फुलाने लगा। चंद ही सांस के बाद रस्सियां जोरदार आवाज के साथ टूट गईं
और स्याह फाम एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मलका भी चंद साथ के लिए हैरान रह गई थी, लेकिन उसके गुस्से ने उसे ज्यादा सोचने ना दिया और उसने वैश्यों को हुक्म दिया कि मुझे हर कीमत पर गिरफ्तार कर लें। चुनाचा वो गुर्राते हुए मुझ पर लपके, लेकिन मेरे एक घोंसे ने उनमें से एक को जमीन पर लिटा दिया और दूसरे को मैंने बाजू में दबोच कर भर में उसे भी घुमाने लगा और फिर एकदम छोड़ दिया। वो बुरी तरह एक दीवार से टकराया था और फिर मैं लपक कर मलका के करीब पहुंच गया। मलका ने अपनी जगह से छलांग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। इस दौरान वो शदीद जद्दोजहद कर रही थी। फिर मैंने उसे छोड़ते हुए कहा, अब तू अपने चूहों को बुला ले, मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगा। लेकिन चूहे खुद भी बड़े मुस्तैद थे और वो अंदर घुस आए और उनकी तादाद भी काफी थी। मलका बुरी तरह गुर्रा रही थी। बहरहाल अब मैंने जद्दोजहद नहीं की और खुद को गिरफ्तार करा दिया। मलका ने मेरे बारे में हदायत जारी की और मुझे गिरफ्तार करने वाले कैद खाने में ले गए। वैशी आपस में चैमगोइयां कर रहे थे। वो मुझे कीना तोड़ निगाहों से देख रहे थे। वो खौन अखबार अंदाज में मुझे घूर रहे थे। मैं सुकून से अलग जगह जाकर बैठ गया। मैं मलका के बारे में सोच रहा था, इन सारे स्याफामों के दरमियान वो कहाँ से आ गई। वो इस खित्ते की तो नहीं मालूम होती। वक्त गुजरता रहा। अब वैश्यों का हजूम कम हो गया था और फिर सिर्फ उन दो लंबे आदमियों और चंद दूसरे वैश्यों के सिवा वहां कोई ना रहा। मैं सुकून से लेट गया। मुझे अभी तक यहाँ कुछ खाने को नहीं दिया गया था। रात के ना जाने कौन से हिस्से में मुझ पर गनूदगी तारी हुई और फिर पूरी तरह रोशनी भी नहीं हुई थी कि शोरोगुल शुरू हो गया। शायद वैशी सुबह जल्द जाग जाते थे। मेरे कैद खाने के सामने अब फिर हजूम हो गया। उस हजूम में वो दोनों लंबे आदमी मौजूद थे। हजूम तरह तरह की बातें कर रहा था। मैं लकड़ी के कटहरे के नजदीक आ खड़ा हुआ और मेरे इस तरह अंदर आने से वो अचानक खामोश हो गया। इधर आओ, मैंने उनमें से एक को इशारा किया, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी और दूर खड़ा मुझे घूरता रहा। क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? मैंने डपट कर पूछा। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, उस शख्स ने मुझे घौंसा दिखाते हुए कहा। ओहो वाकई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। देख लोगे, सिर्फ थोड़ी देर बाकी है। सूरज की पहली किरण तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर आएगी। चलो ठीक है, लेकिन क्या ये तुम्हारी मलका का हुक्म है? और किसकी मजाल है कि किसी की मौत का हुक्म दे सके? तब फिर ठीक है, लेकिन वो मेरे साथ क्यों ये सलूक कर रही है? इसलिए कि तुमने संघाना के कातिल हो और इसके अलावा नाफरमान और गुस्ताख भी। लेकिन नाफरमान क्यों? तुमने मलका की कदम बोसी नहीं की, गोया उसकी बादशाह से इनकार कर दिया। मैंने उसके शीरी लबों का बोसा जरूर लिया था, और क्या ख्वाब था ये बोसा। बहरहाल दोस्तों, अब थोड़ी देर के बाद मैं तो मर ही जाऊंगा और मेरा गोश्त तुम लोग आपस में तकसीम कर लोगे। क्या खूब लजीज होगा मेरा गोश्त। लेकिन क्या पहले तुम मेरी एक आरज़ू पूरी नहीं कर सकते? हम मलका के नाफरमान से बात करना भी नहीं चाहते, उसने जवाब दिया। उस नाफरमानी की तो मुझे सजा मिल जाएगी। ठीक है, एक मरने वाले से गुफ्तगू करने में कोई नुकसान नहीं है, वैश्यों ही में से एक शख्स ने कहा और आगे बढ़ आया और बोला, कहो क्या चाहते हो? थोड़ी सी गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद हूँ। करो, बूढ़े शख्स ने नरमी से कहा। तुम्हारी मलका शाहकूला तुम में से तो नहीं है। वो जो कुछ भी है हमारी मलका है। वो तो ठीक है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, वो हम में से नहीं, मलका हम में से थी, लेकिन फिर पानी के दूसरी तरफ से कुछ लोग आए। उन्हीं में हमारी मलका शाहकूला भी थी और हमारी पहली मलका ने उसको ले लिया और उसकी परवरिश की, और अब वो हमारी मलका है और हम उसके गुलाम। खूब, इस वक्त वो कितनी बड़ी थी? बहुत छोटी, इतनी छोटी, उसने हाथ से बताया। वो तब ठीक किया है कि वो गोश्त खाती है, मेरा मतलब है इंसानी गोश्त। क्यों नहीं, वो आदमखोर हसीना, लेकिन खूब है। बहरहाल उससे भी निमट लिया जाएगा। मैंने गहरी सांस लेकर पूछा, और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, बस, बाकी किसी चीज की मुझे परवाह नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मालूमात के लिए कुछ कह दूं, काम आएगा। क्या मतलब? क्या मलका ने मुझे हलाक करने का हुक्म दिया है? हाँ, क्योंकि तुम संघाना के कातिल और गुस्ताख हो। संघाना के कातिल को हलाक करके तुम हम तबाही में डालना चाहते हैं जो हमारी बस्तियों पर आएगी, लेकिन तुम्हारी मलका मुझे कत्ल नहीं कर सकेगी। क्यों? बस मैंने तुम्हें बता दिया है, उसकी कोशिश उसके लिए नुकसानदा होगी। ये तुम्हारी खुशफहमी है, उसने शख्स ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? कालान, उसने जवाब दिया। मुझे कत्ल करने वालों में तुम मत शरीक होना कालान। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोस्त बना सकता हूँ। दूसरी सूरत में तुम भी मेरे हाथों से मरने वालों में शामिल हो जाओगी। ओहो, तुम्हें खुद पर बहुत गरूर है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा ये गरूर टूट जाएगा। किसकी मजाल है कि शाहकूला के अताब का शिकार होने के बाद जिंदगी बचा सके। खैर, मैंने दोस्ती के जवाब में तुम्हें ये पेशकश की है, बाकी खुद तुम्हारी मर्जी, मैंने जवाब दिया और खामोश हो गया।
और उस वक्त अजाला पूरी तरह फूटा भी नहीं था कि जब बहुत से लोग दंदनाते हुए यहाँ घुस आए और फिर कैद खाने का दरवाजा खोलकर मुझे निकाल लिया गया। अगर मैं चाहता तो खेल यहीं से शुरू हो सकता था, लेकिन जल्दी भी क्या थी। इसलिए मैंने उन लोगों से ज्यादा ताउन किया और उनके साथ चल पड़ा। जिस जगह मुझे ले जाया गया वो ज्यादा दूर नहीं थी, एक पहाड़ का अंदरूनी हिस्सा था, लेकिन ये पहाड़ गोल प्याले की मानद था। चारों तरफ दीवारें और दरमियान में सपाट जगह जिसमें सुराखों में दीवार पर बेशुमार लोग लदे हुए थे। गालबन ये तमाशबीन थे। मुझे उस दरमियानी जगह छोड़ दिया गया। फिर मुझे लाने वाले एक सुराख से बाहर निकल गए। तब ही मुझे शेर की धाड़ सुनाई दी और मेरी निगाहें एक सुराख की तरफ उठ गईं। सुराख पर कपड़ा चढ़ा हुआ था और उसके पीछे वो कद आवर शेर नजर आ रहे थे। वही पुराने खेल। मैंने एक गहरी सांस लेकर सोचा, लेकिन क्या मलका इन खेलों को देखने नहीं आएगी? सूरज अभी निकला था। मैं ऊपर देखने लगा। फिर मैंने वैश्यों की बनाहटें सुनी और मेरी नजर एक चट्टान की तरफ उठ गई। मेरा अंदाजा दुरुस्त था, मलका ही आई थी। हालांकि रात की स्याही खत्म हो गई थी और अब चेहरे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन स्याह रवाब भी तारीकी फैलाए हुए थे और उन तारीक चेहरों के दरमियान मलका बेहद नसीन नजर आ रही थी। मैंने उसे देखा। इत्तेफाक से उसकी निगाहें मेरी ही तरफ थीं। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मलका के चेहरे पर गुरूर और नफरत की लकीरें। फिर वो बैठ गई और मैंने चीख कर उसे मुखातिब किया, मलकाए शाहकुला, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? चंद साथ खामोश रही और फिर ऊपर से किसी ने कहा, इसलिए कि तूने मलका को नाफरमान और सिंघाना का कत्ल किया है। मैंने ये सवाल मलका से किया था। मैं मलका के हुक्म पर तुम्हें जवाब दिए जा रहा हूँ। फिर अब मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा? मलका की नाफरमानी की सजा मिलेगी तुझे हलाक किया जाएगा और उसके बाद तेरा गोश्त इन भूखे शेरों को खिला दिया जाएगा। ऊपर से जवाब मिला, तब मलका को मेरा पैगाम भी दे दो। मैं पानी की दूसरी जानब का अजनबी हूँ। तुम्हारी मलका से कहता हूँ कि मेरी दुश्मनी मूल ला ले, वरना उसे सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा और मुझे सिर्फ मोहब्बत की निगाह से जहर कर सकती है। दूसरा कोई तरीका नहीं कि वह मुझे हलाक कर सके। ओह गुस्ताख, ओ बदजुबान, तू मर रहा है। अगर मौत से बदतर कोई सजा होती तो तुझे मलका के साथ गुस्ताखी पर दी जा सकती थी, लेकिन तुझे पता चल जाएगा और इस शख्स की बात खत्म भी ना होने पाई कि किसी बुलंदी से वही देव कामत कूद पड़े जो मेरे नगरां बनाए गए थे। उनके हाथों में चमकदार लकड़ी के भाले थे। वो अजीब वहशियाना अंदाज में उछलने लगे थे। तब मैं समझा कि मलका मुसाहलत की जुबान नहीं समझती, इससे ताकत की जुबान में बात करना मुनासिब है। ये फैसला करने के बाद मैं तैयार हो गया, लेकिन इसके साथ ही मैंने एक और फैसला भी किया कि लंबा खेल नहीं खेलूंगा, बल्कि जल्द अज जल्द मलका का हौसला पस्त कर दूंगा। वो दोनों वैश्यान अंदाज में नेज़े हिला रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। शायद उन्हें सूरज की पहली किरण का इंतजार था और फिर जो ही सूरज की पहली किरण नमूदार हुई और कहीं लकड़ी के ने बजाने दबाने लगे, उसके साथ ही दोनों खौनख्वार आदमी वैशी दरिंदों की तरह मेरी तरफ लपके। उनके लंबे लंबे नेज़े मेरे बदन में प्युस्त होने के लिए आगे बढ़े और मैंने इंतहाई खौफनाक झटके दिए, उन्हें झुकाई देकर और उनके नेज़ों पर हाथ डाल दिया और फिर उनमें से उन नेज़ों के खौफनाक झटका देकर उन दोनों नेज़े उन लोगों के हाथों से निकाल लिए। फिर मैंने दोनों को पलटा और उन्हें सीधा करके उन दोनों के सीनों में झोंक दिया। नेज़े पूरी कुव्वत से उसके सीनों में दाखिल हुए और दूसरी तरफ निकल गए। ये सब कुछ इतनी फुर्ती से हुआ था कि खुद मरने वाले भी हैरान रह गए। वैश्यों की सी तेज आवाजें निकली और वो साकत हो गई। बिल्कुल खामोशी छा गई। मलका शाहुला, अब उस पर खून सवार हो गया है। जल्दी दूसरी कोशिश कर, वरना मैं इन लोगों पर पल पड़ूंगा, मैंने चीख कर कहा। इस बार तकरीबन 15 खतरनाक स्याफाम आदमी मुख्तलिफ सिमतों से कूदे। उनके हाथों में भी नेज़े ही थे और उन्होंने आते ही मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस बार सबको नहीं हिला सका था, लेकिन एक एक करके, दो दो करके बिल आखिर मैंने उनका सफाया कर दिया और अब 17 लाशें सामने पड़ी थी। ऊपर हंगामा हो गया, लेकिन अब मलका को भूलकर लोग चीख रहे थे। वो कह रहे थे, मलका शाहुला, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी भेजो। मैंने कहा और इस बार शेरों का कटहरा खुल गया था। मैं वाकई जोश में आ गया था। चुनाचा जो ही कटहरा खुला, मैं खुद को उसकी तरफ दौड़ गया और फिर लंबे शेर ने मेरे ऊपर छलांग लगाई। उसकी छलांग से बचने की चंदा जरूरत नहीं थी, अलबत्ता मैं झुक गया और फिर मैंने शेर को जमीन पर पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। मैंने उसकी टांगे पकड़ी और उन पर अपने बदन की कुव्वत सिर्फ की।
शेर की खौफनाक दाढ़ें गूंजने लगी और मैंने उसे दरमियान से चीर दिया। जिस हद तक मेरे हाथों की लंबाई थी उस हद तक मैंने उसे चीर कर फेंक दिया। शेर का बदन कांप रहा था और खून के छींटे दूर तक फैल रहे थे। वैश्यों की जुबानें गंग थीं, सब के सब जवाब दे गए थे। मैं उन पर मजीद दबाव डालने के लिए खुद शेर के कटहरे में घुस गया जहां शेरनी मौजूद थी। मैंने शेरनी को भी अपने नर की जुदाई से निजात दिला दी और उसमें मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। कटहरे में सख्त बदबू थी, लेकिन मैं वहीं रुककर उसका जायजा लेने लगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वहां दरवाजा होना चाहिए था, सो था। लकड़ी का वैसा ही कटहरा और भी लगा हुआ था जो बंद था। सो मैंने उसे उखाड़ फेंका और एक लंबी सुरंग में दाखिल हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद मैं पहाड़ की दूसरी जानब था। खुली हवा में आकर मैंने गहरी सांसें ली और कोई दिलचस्प तरकीब सोचने लगा। जो कुछ मैं कर चुका था उसके बाद वैश्यों के हौसले पस्त हो गए थे इस वक्त। चुनाचे मैं पहाड़ी की बुलंदियां तय करने लगा जिसके अंदर वो जगह बनी हुई थी। अब सूरज पूरी तरह निकल आया था और जिस वक्त मैं ऊपर पहुंचा तो चमकदार नमूदार हो चुका था। बस्ती के वैश्य झांक झांक कर नीचे देख रहे थे। तो मैंने जोरदार आवाज में कहा और मैंने वही किया जो कहा था। अब तेरा क्या इरादा है शाहुला कि तू और बस्ती के लोग मेरी दुश्मनी खरीद चुके हैं और अब मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि तुम लोगों का कत्ले आम करूं। लोगों के दिल दहल गए, भूल गए इस वक्त वो अतात अपनी मलका की अपनी जान की फिक्र आ पड़ी थी और भागे इस तरह सर पर पांव रखकर कि बेशुमार हादसे हुए। यूं मैंने हाथ भी ना हिलाया और पहाड़ी खाली हो गई। लेकिन मलका भी चालाक थी। बिगड़ी हुई सूरत हाल के साथ उसने भी रुकना मुनासिब नहीं समझा और फिर कोई ना था वहां सिवाय उन लाशों के जिनके दूध तेज की लाशें भी शामिल थीं। तब मैंने उन वाकयात के बारे में सोचा और अब क्या करना चाहिए। मुझे मलका के हवास दुरुस्त होते हुए होंगे या नहीं, लेकिन इसका फैसला तो उसकी कुर्बत नसीब होने पर ही हो सकता है। मैंने सोचा और फिर अपने आइंदा अकदाम के बारे में सोचने लगा। क्या मैं इस सरजमीन को छोड़ दूं? लेकिन वो खूबसूरत औरत अच्छी थी और मुझे पसंद थी। मैं पहाड़ी से उतर आया और बस्ती के अलावा कहां जा सकता था। लेकिन आलम यह था कि जब बस्ती के लोगों ने मुझे देखा तो चीखते हुए भाग निकले। बड़े जड़ी बड़े बहादुर लोग फरार हो रहे थे मेरे सामने से, लेकिन वो वहां शख्स ना भागा जिसने मुझसे गुफ्तगू की थी और तन्हा वो मेरे सामने खड़ा रहा यहाँ तक कि मैं उसके करीब पहुंच गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट देखकर उसके चेहरे का उतरा हुआ रंग वापस आ गया और वो एक कदम आगे बढ़ आया। मलका कहाँ है? वो पोशीदा है और सामने आने की जुर्रत नहीं पाती। उसे मेरे सामने पेश किया जाए वरना बस्ती के लोग मेरे कहर से ना बच सकेंगे।